दोस्तों, आप लोग ने प्रोटीन के बारे में तो सुना ही होगा। प्रोटीन शब्द एक ऐसा है मतलब बहुत कॉमन हो गया है। सभी लोग बोलते हैं कि यार प्रोटीन वाला खाना खाना है, प्रोटीन वाली डाइट लेना है, ऐसे करके। आप लोग टीवी पे तो रोज देखते होंगे कि अक्षय कुमार उछलते कूदते आता है, बोलता है कि जितने किलो क्या बॉडी को उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए है, और बातों बातों में हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस की ऐड करके चले जाता है। आप लोग ने ये भी देखा होगा कि कोविड के टाइम पे सभी लोग बोलते थे कि यार प्रोटीन रिच खाना खाओ, या फिर एकदम ऐसा वाला कुछ खाओ जिसमें अच्छे खासा पूरा प्रोटीन हो। या फिर ये भी देखते हो कि जिम वाले और एथलीट्स वाले लोग, उन लोग की बॉडी को बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला चाहिए रहता है। तो कभी आप लोग ने ये सारी चीजें सुनी है, बट कभी क्या आप लोग ने ऐसे सोचा है कि यार प्रोटीन होता क्या है, इसको लेने से क्या होता है, कैसा होता है करके, खाने से क्या होगा, नहीं खाने से क्या नहीं होगा करके। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कभी कर आप लोगों ने सोची होगी, मे भी शायद से कुछ लोगों ने नहीं भी सोची होगी। और जिन लोगों को पता होगा तो अच्छी है, और जिन लोगों को नहीं पता होगा तो शायद से उन लोग को आज वीडियो में बता, उन लोगों को समझ में आ जाएगा सारी चीजें। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष जैन और मैं लेके आ गया आप लोग के लिए एक और नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा आप लोग देख रहे होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन सर क्या है, कैसा करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर कैसा रहता है। मैंने यहाँ पे सारे 5 चीजें लिख के रखी है, यानी कि उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, माने कि उसकी हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि प्रोटीन्स क्या क्या फंक्शन करता है। फिर साथ ही साथ मैंने लिख के रखा है उसका स्ट्रक्चर, उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है, और उसके सोर्सेज क्या, माने कि क्या क्या खाने से हमको प्रोटीन्स की प्राप्ति प्रॉपरली हो सकती है। ठीक है, बिना किसी देर के अगर हम लोग सबसे पहले देखा जाए तो अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में देखा जाए तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। डेफिनेशन में अगर आप लोग से कोई मान लीजिए पूछता है कि भाई बताओ प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग उसको बता सकते हो कि प्रोटीन्स आर द लार्ज बायोमोलिक्यूल और मैक्रो molecule that comprises one or more long chain of amino acids। ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन की। माने प्रोटीन को आप लोग अगर मान लीजिए, आप लोग अगर एग्जाम पूछते हैं भाई व्हाट आर प्रोटीन्स, ठीक है, तो आप लोग उसमें ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप लोग को जितने नंबर का क्वेश्चन है पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो मैं इसको समझाता हूँ कि इसका डेफिनेशन से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ पे जो शब्द आया है बायोमोलिक्यूल्स, माने कि क्या, बायोमोलिक्यूल माने कि जिंदा, जीवित, ठीक, और मोलिक्यूल माने कि जो दो एटम कंबाइन होते हैं उसको बोलते हैं मोलिक्यूल। तो जो अब किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं, यहीं पे जो दूसरा वर्ड आया है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो मैक्रो का मीनिंग होता है वो होता है बड़ा, ठीक है, और उसी के जो अपोजिट होता है माइक्रो, माने कि छोटा। ठीक है, तो यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि बड़े, तो जो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स माने कि एक ही चीज है। ठीक है, कंप्राइजेस, ठीक है, मोर वन और मोर देन वन, यानी कि एक या एक से अधिक लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। अब एमिनो एसिड्स बहुत ज्यादा कॉमन शब्द नहीं है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो एमिनो एसिड्स का मतलब होता है एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यानी एमिनो एसिड भी एक तरह के, मतलब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप रहता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। ठीक है, एमिनो एसिड यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या क्या रहता है, इसमें रहता है अमीनो फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिलेट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, CO, चलिए यहाँ पे बड़ा वाला लिख देता हूं। ठीक है, कार्बोक्सिलेट फंक्शनल ग्रुप और साथ में एक तो साइड चेन। ठीक है, तो जो साइड चेन, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलेट ग्रुप जब मिल एक साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा एमिनो एसिड। ठीक है, तो जब एमिनो एसिड की एक या उससे ज्यादा, एक से अधिक जो चेन रहती है, वो जब कहते हैं, जो उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो सब जो रहते हैं वो मिलके बनाते हैं हमारे प्रोटीन्स। ठीक है, तो जब यहाँ पे अगर आप लोग से कोई पूछता है कि प्रोटीन्स क्या है, तो आप लोग उसको ये बता सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसी कहते चीजें होती, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो छोटे रहते हैं, बड़े रहते हैं, बट प्रोटीन्स में हम लोग स्पेसिफिकली सारे बड़े वाले देखने हैं।
ठीक है, जितने बड़े वाले रहेंगे वो कैटेगरी में आ जाते हैं प्रोटीन्स के। इतने बड़े नहीं हो सकते कि आप लोग उसको आंखों से देख लो करके, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। ठीक है, कोई अगर पूछे कि प्रोटीन क्या होता है तो बोल देना कि प्रोटीन हमारे लार्ज बायोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिसमें एक या से ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं। अब मैं बताता हूं कि प्रोटीन की आपको नीड क्यों है। ठीक है, माने कि प्रोटीन का काम क्या रहता है, यानी कि उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, अब प्रोटीन के फंक्शन ना बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लगभग 7-8 फंक्शन उसके होते हैं, बट हर फंक्शन के एक बहुत सारे मतलब बड़े बड़े टाइप से काम होते हैं उसमें, और उसको एक वीडियो में लाना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए सेपरेट वीडियो लगती है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सभी चीजों को शॉर्ट में बता सकूं आप लोग को, और आपको इजीली वो समझ में आ जाए। ठीक है, स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट, वो रहता है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस मेरे को लगता है जहां तक आप लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत होगी नहीं, कि ग्रोथ बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। जैसे कि कभी किसी को एकदम कोई छोटी मोटी इंजरी हो गई तो आप फॉर एग्जांपल छोटा मोटा ब्लड बहने लग गया, कहीं कट लग गया, तो उसमें कुछ कुछ प्रोटीन्स काम करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को विटामिन के जरूरत होती है, ठीक है, विटामिन क्लॉटिंग फैक्टर के लिए काम होता है। आप लोगों ने शायद से पिछली वीडियो में देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा। बट साथ ही साथ कुछ कुछ भी ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं जो कि उसके मेंटेनेंस के लिए काम आते हैं। ठीक है, इंजरी नहीं, बहुत सारी दूसरी चीजों के मेंटेनेंस के लिए भी काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में हीम शब्द, हीम एक पिगमेंट होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो वो उसके मेंटेनेंस पे भी काम करता है, उसको स्ट्रक्चर भी देता है, तो उसके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। दूसरा होता है कैटालाइसिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, कैटालाइसिस मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसा कोई एकदम बड़ा एकदम कोई प्रोसेस है नहीं। ठीक है, कैटालाइसिस वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज को फास्ट कर देना एक तरीके से। ठीक है, फिर मतलब कि उसको प्रोसेस को बड़ा करना, उसको फास्ट कर देना एक तरीके से। अब ठीक है, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक वर्ड से भी आप लोग ये समझ रहे होंगे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा यार इसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत बेकार है, किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, एथलीट्स लोग का मेटाबॉलिज्म अच्छा स्ट्रांग रहता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या, मेटाबॉलिज्म मेनली दो वर्ड से मिलके बनता है। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स की कंबाइनिंग टुगेदर। ठीक है, 1+1 को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, 2 बनता है। तो सेम इसी तरीके से कैटाबॉलिज्म में होता है जोड़ने का काम, एनाबॉलिज्म में होता है ब्रेक डाउन किसी भी चीज का। ठीक है, 2 - 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे किसी एक ब्रेक डाउन हुआ इस चीज का, तो ये हो गया, हो जाता है एनाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन। कैटाबॉलिज्म यानी कि जोड़ना, और दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो बनता है मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनर्जी का एकदम यूज होना या फिर एकदम पावर लेना किसी भी चीज से, फूड का हमारा डाइजेशन होना, बहुत सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस रहती है तो उसको भी तो कैटलाइज करने का काम जो रहता है वो हमारे करते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो कैटलाइजेस मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, थर्ड होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन माने कि क्या, डीएनए तो आप लोग समझते होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी, ठीक है, उसको रेप्लिकेट करने का माने कि उसको एक तरीके से दोबारा उसको क्रिएट करने का या उससे एकदम रेप्लीफाई करने का। ठीक है, तो उसका काम भी हमारे प्रोटीन्स करते हैं। कैसे, जो डीएनए जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा वास्ट प्रोसेस रहती है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी प्रोसेस रहती है, इसको भी वीडियो में लाना मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक वीडियो में लाना बहुत सेपरेट वीडियो लगता ही है। ठीक है, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस रहती है उसमें बहुत सारे कोडॉन्स रहते हैं, जीनोम रहता है, अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, किस किस तरीके से काम होता है, कौन स्लाइड ऑन करेगा, बहुत सारी दुनिया की जो चीजें जो कि हमारे बायो के स्टूडेंट्स इजीली समझ जाते होंगे, बट जो आम जनता है वो प्रॉपर्ली मे भी शायद से नहीं समझ पाए। मैं इसको सबसे शॉर्ट में वही बता रहा हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन का भी काम भी हमारे प्रोटीन्स करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा प्रोवाइड्स सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सिंप्लीफाई हो जाता है,
बट एक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का जो काम रहता है वो हमारे करते हैं प्रोटीन्स, क्योंकि सेल वॉल जो रहती है हमारी मेनली उसमें कुछ कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स उसमें एम्बेडेड रहते हैं वो सारे उसको एक तरह से स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। अब जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग का जो घर बना है, ठीक है, घर बनने में भी काफी सारी चीजें यूज होती है, जैसे कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ईंटा, बजरी, ये सब। तो उसमें फॉर एग्जांपल जो उनका स्ट्रक्चर देते हैं वो सारी चीजें, ठीक है, उसको आर्किटेक्ट जो हमारा रहता है उस चीज को ऐसा बनाने की कोशिश करता है। तो आप यही समझ लीजिए कि जैसे सेल का जो वॉल रहती है, जो सेल का स्ट्रक्चर रहता है, उसको मतलब जो स्ट्रक्चर देने का काम होता है वो हमारे प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है। ये एक हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखा जाए तो पांचवा होता है बूस्ट इम्यूनिटी, ठीक है। बूस्ट इम्यूनिटी से क्या मतलब है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम पर सभी लोग बोले भाई प्रोटीन रिच खाना खाना है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है। तो जो जितने भी लोग ने कहा है वो बहुत सही कहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन रिच खाने से इम्यूनोलॉजिकल जो हमारी पावर है, माने कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, डिजीजेस से लड़ने की कैपेसिटी जो है, ठीक है, वो हमारी बूस्टअप होती है। ऐसे तो आमतौर पर हम लोग कुछ भी डिजीज से लड़ लेते हैं, बट अगर हम लोग प्रोटीन रिच खाना खाते हैं तो ये चीज हमको हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, माने कि आप लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फील करेंगे, आपको डिजीज इजीली नहीं पकड़ेगी, ठीक है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन लेकिन किस चीज का? न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल्स, ठीक है। तो जो हमारे प्रोटीन्स है वो एक तरह से केमिकल मैसेंजर का भी काम करते हैं। मैसेंजर यानी कि क्या, जैसे बोलते हैं ना कि डाकिया एकदम डाक लाया, उस चीज को यहाँ पे उसने चीज को ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है। तो जो हमारा प्रोटीन्स है वो भी एक तरह से मैसेंजर ही है, किसी भी केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम भी प्रोटीन्स करते हैं, और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाने का काम करते हैं वाया आर्टरीज, वाया वेन्स, वाया कैपिलरीज, किसी भी टाइप के, तो वो काम भी हमारे प्रोटीन्स इजिली कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है मेंटेन पीएच एंड बैलेंस बॉडी फ्लूइड, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच यानी कि आपके बॉडी का जो पीएच होता है, हर जगह का ना अलग अलग पीएच होता है। जैसे गैस्ट्रिक एरिया का प्रॉपर एसिडिक पीएच होता है, ब्लड का हमारा लगभग क्लोज टू न्यूट्रल होता है, 7 से लेकर 7.4 तक के बीच में रहता है ब्लड का पीएच, ठीक है। और भी कई सारी चीजें रहती है, उनका पीएच अलग अलग रहेगा। तो हमारे जितने टाइप के पीएच है उनको मेंटेन करने का काम हमारे प्रोटीन्स करते हैं। और जो जैसे बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सीएसएफ होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रल वाले पार्ट में काम करता है। सेम इसी टाइप का एक और फ्लूइड होता है, वो होता है साइनोवियल फ्लूइड, माने कि हमारे जो हम लोग जैसे हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं या फिर नेक का मूवमेंट कर रहे हैं, तो कोई भी टाइप के जॉइंट्स में, बोन्स में किस टाइप का फ्लूइड काम करता है, वो होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो ऐसे बहुत सारे हमारे टाइप के फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में, उनको भी मेंटेन करने और बैलेंस करने का काम भी हमारे प्रोटीन्स करते हैं। तो आप लोग ने अभी देखते देखते समझ गए होंगे कि हमारे 5-10 मिनट में कि प्रोटीन्स के इतने सारे काम रहते हैं, और हम लोग अभी तक इसको यही समझते थे कि प्रोटीन यार बॉडी बनाने का काम आता है या फिर इम्यूनिटी काम बढ़ाने का काम आता है, ठीक है। बट नहीं, इतने सारे काम हमारे प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है। तो ये सारे तो हो गए उसके फंक्शंस, माने कि हम जो क्या काम करते हैं उसकी हमें नीड क्यों है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हुए, और इसके बाद हम लोग आते हैं वो है स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। कभी कभार पूछता है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, इसको इलैबोरेट कीजिए, ठीक है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सबसे शॉर्ट में बताया जाए, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर को भी एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत बड़ा बात होती है, ठीक है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या रहता है, 3D, ठीक है। आप लोगों ने करेक्ट सुना, ये 3D है। 3D आप लोग देखते होंगे ना कि एकदम आयरन मैन की पिक्चर आई है, उसमें बढ़िया होलोग्राम क्रिएट कर रहा है, 3D कर रहा है। तो सेम इसी टाइप से भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो भी 3D रहता है। 3D में कैसा रहता है, प्रोटीन एक्चुअली क्या है, एक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स यानी कि क्या, जब कोई भी चीज, एक जो फॉर एग्जांपल एक है, ठीक है, बट मैं एक को अगर बहुत सारी बार एक करके लिख रहा हूं, तो एक हो गया मोनो, 2 का होता है डाई, 3 होता है तो ट्राई, और जब उसके बाद होता है टेट्रा, पेंटा, तो उसको हम लोग एक तरह से लेते हैं पॉली, ठीक है। तो ये पॉलीमर्स होते हैं। कैसे, मोनोमर्स जब कंबाइन होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो बनता है एक पॉलीमर, ठीक है। तो जो प्रोटीन है हमारा, ये भी एक पॉलीमर होता है। कैसे, क्यों, जो ये 3D स्ट्रक्चर रहता है उसका, तो उसमें ये ना एक ऐसे एकदम लीनियर रहता है, मे बी,
ठीक है। और ये सारे जो उसके एटम्स रहते हैं मेनली वो कंबाइन करते हैं और क्लोजली अरेंज रहते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड्स के चेन्स में। तो जो एमिनो एसिड्स की जो चेन रहती है उसमें मेनली जो प्रोटीन्स तो क्लोजली प्रोटीन्स बोल रहे जो एटम्स रहते हैं उसके मेनली क्लोजली अरेंज रहते हैं और एक ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर बना देते हैं। बट वो लीनियर ऐसा रहता तो स्ट्रेट तो रहता है, बट उसके बाद अगर आप उसको बहुत ज्यादा एकदम ऐसे देखा जाए ना, अगर जब इलोंगेट हो जाता है तो मेनली वो थोड़ा सा ऐसे, फिर कहीं ऐसे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, बहुत सारे थोड़ा सा घुमाव टाइप का दिखता है वो ऐसे, बट रहता लीनियर है। और ये जो सारे एकदम जो इतनी बड़ी चेन है उसके अंदर में बहुत सारे एकदम एटम्स उसके क्लोजली अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे करके जब ऐसे एकदम बहुत सारे बनते हैं तो एक ऐसे 3D स्ट्रक्चर बनता है। अगर जो थोड़ी दूर दूर के बॉन्ड्स रहते हैं उसको अगर हम सिंपल स्ट्रेट ऐसे लाइन से डिनोट करता जाए, ठीक है, तो ये ऐसे करके जैसे एक ही बनता है, ये हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सेम इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो जो 20 हमारे मेन प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है, सॉरी जो 20 हमारे मेन एमिनो एसिड रहते हैं तो एक सबके अलग अलग स्पेसिफिक कोडॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे जब एक स्पेसिफिक कोड रहता है उसके बाद में जब वो कंबाइन करते हैं तब बनता है हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट वे बताया है। अगर आप लोग इसको जरा टेक्निकल देखना चाहेंगे तो उसमें बहुत सारा कि जीनोम में ऐसा होता है, उसमें कोडॉन क्या बनेगा, उसका कोड क्या रहेगा, कि AUG रहेगा कि CTC रहेगा, क्या रह सकता है, बहुत सारे ऐसी चीजें रहेंगी तो आपको बहुत ज्यादा उसमें डीप जाना पड़ेगा। बट अगर सबसे सिंपलेस्ट वे में देखना चाहे तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब अगर स्ट्रक्चर के बाद अगर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, तो वो रहता है हमारी डेफिशिएंसी। यानी कि अगर आपकी खाने की डाइट में प्रॉपरली प्रोटीन नहीं रहा तो आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती है। अब आप लोग यहाँ पे ऐसा नाम सुनने वाले हैं ना जिसको सुन के बहुत अजीब ही लगने वाला है, ठीक है, समझ जाना। वो है क्वाशियोर, ठीक है। नाम ही सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरे को भी बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट अब क्या करें, डिजीज है तो है, ठीक है। तो जो क्वाशियोर की मेनली होते हैं मेल न्यूट्रिशन डिजीज, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर रहता है ये, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर मतलब कि जब आपके डाइट में न्यूट्रिशन माने कि क्या, न्यूट्रिशन माने कि प्रोटीन्स की जब कमी होती है तो आपको ये चीज फेस करनी पड़ती है। और ये चीज मेनली किससे होती है, मेल न्यूट्रिशन से, यानी कि कुपोषण से। आप लोग ने देखा होगा कुपोषण के शिकार लोग कैसे होते हैं, मतलब कि बॉडी एकदम बहुत ज्यादा पतली पतली से रहती है, हर चीज करने में उनको थोड़ा सा एकदम ज्यादा टाइम लगता है, किसी भी चीज को करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, या फिर एकदम जैसे कि कोई भी किसी ने हल्का सा भी धक्का मारा तो उनको बहुत ज्यादा इस पर एकदम प्रेशर फील हो जाता है। तो ये मेनली कुपोषण के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फेस करनी पड़ती है, ठीक है। माने कि आप बहुत ज्यादा कमजोर होने लग जाते हैं। तो अगर आप लोग को इस चीज से बचना है तो आपको अपने खाने में प्रॉपरली प्रोटीन रखना है। अलॉन्ग विद दिस, जो इसके अलावा जो सारे इफेक्ट्स हमको डेफिशिएंसी, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से फेस करने पड़ते हैं, वो रहता है मेनली एक तो बोन फ्रैक्चर, ठीक है। बोन फ्रैक्चर माने कि अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं रहा तो आपकी हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती हैं, जो कि आजकल बहुत लोग को होता है। कुछ लोग अपने खाने में प्रॉपर्ली प्रोटीन नहीं रखते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती है। अब जैसे अगर हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है, एकदम प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, तो उसी साथ ही साथ हमको हमारे बॉडी के लिए, हमारी बोन्स के लिए प्रॉपर्ली प्रोटीन की जरूरत है। मानिए कि अगर आप लोग देखते होंगे तो किसी का ऐसा भी होता है चलने में घुटनों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो बोलते जैसे कि आपके में प्रॉपर्ली एकदम ऐसे फ्रिक्शन प्रॉपर्ली पैदा होने लग जाता है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि प्रॉपर्ली प्रोटीन कमी रह जाती है, ठीक है। अगला होता है हमारा स्किन डीजेनरेशन, ठीक है। तो स्किन डीजेनरेशन माने कि आप लोगों ने देखा हो कुछ लोग की एकदम ऐसे स्किन पूरी लटकने लग जाती है, नई स्किन फॉर्म नहीं होती, बहुत ज्यादा स्किन फटने लग जाती है, या फिर उसमें अगर फटती से थोड़ा सा खून निकलने लग जाता है, उनकी स्किन धीरे धीरे करके ना डीजेनरेट होने लग जाती है।
माने कि इन लोग को थोड़ा सा ऐसे एकदम स्किन की डिजीज वगैरह भी ऐसे फेस करनी पड़ जाती है, तो स्किन डिजेनरेशन भी होता है प्रोटीन की कमी से। इसके अलावा होती है वीकनेस और फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन माने कि आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे जो फ्लूइड्स है, बॉडी उसको रिटेंशन कर लेगी, माने कि उसको वापस करने लगेगी एक तरीके से, या फिर कोई कुछ चीजों को एकदम अंदर भी कर लेती है। ठीक है, इतना ज्यादा अंदर कर लेगी कि मतलब आपको फिर प्रॉपर्ली वो चीजें वर्क नहीं करेगी। ठीक है, एक होता है रिपेल्शन, एक होता है रिटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी जो फ्लूइड रिटेंशन है, माने कि कुछ चीजों एकदम ऐसे बॉडी एकदम ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा अब्सॉर्ब करने लग जाएगी, और कुछ चीजें जो कि थोड़ी सी एकदम ज्यादा उसको थोड़ा सा रिपेल करने भी लग जाती है। तो कभी कभार आपको ब्लीडिंग भी होने लग जाती है कभी कभार, या फिर आपको बहुत ज्यादा यूरिन ज्यादा पास आउट होने लग जाती है। तो ये भी सब कभी कभार प्रोटीन की कमी से हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि काफी एक सिमिलर है आज के टाइम पे, वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर माने कि जब आपके खाने में प्रोटीन नहीं रहा तो आपका जो लिवर है वो थोड़ा सा स्वेल अप हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल के एडिक्ट रहते हैं, उनका लिवर बहुत ज्यादा एकदम ऐसे फूलने लग जाता है, उसमें डिसफंक्शन होने लग जाता है। सेम इसी तरीके से होता है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की जगह आपने कमी रखी है तो मे बी आपका लिवर फैटी हो सकता है। ठीक है, तो फैटी लिवर, स्किन डिजेनरेशन, फ्लूइड रिटेंशन और वीकनेस और ये जो बोन फ्रैक्चर है, ये सारे मेन इसके डेफिशिएंसी होते हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चनकॉर से। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको इन सब डेफिशिएंसी से बचना है प्रॉपरली, तो आपको अपने खाने में प्रोटीन को रखना है, और वो चीज हमसे कहां से मिल सकती है, माने कि उसके सोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, तो सोर्सेज में अगर हम देखा जाए मेनली अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे वेजिटेरियंस के लिए अलग, नॉन वेजिटेरियंस के अलग। तो अगर हम लोग इसको एक तरह से देखा जाए तो क्या होएगा, वेजिटेरियंस में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पनीर खाओ, वो लोग बहुत सही बोलते हैं, क्योंकि पनीर इज वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, पनीर में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, वेजिटेरियंस लोग के लिए तो ये रामबाण चीज है। तो प्रोटीन के अलावा अगर देखा जाए तो होता है मिल्क, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, टोफू, ठीक है, नट्स। नट्स माने कि सारे नट्स आ गए उसमें, आलमंड, वॉलनट, काजू, सब कुछ। ठीक है, नट्स में भी अच्छे खासे प्रोटीन्स रहते हैं। ठीक है, बीन्स यानी कि राजमा, छोला, जुर्गा, ये सारे जो रहते हैं इसमें भी प्रोटीन्स की अच्छी तरह मात्रा रहती है। इसके अलावा पल्सेस यानी कि दाल, बहुत सारे टाइप की दाल रहती है, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, बहुत सारी जो टाइप की दालें रहती है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी रहती है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस स्प्राउट्स। ठीक है, तो स्प्राउट्स जो है यानी कि अंकुरित मूंग या अंकुरित चना, जिसमें आप लोग देखा होगा जब आप लोग उसको करके रखते हो चने के ऊपर से एक व्हाइट कलर का ऐसे नोड्यूल टाइप का बाहर निकल जाता है, उसका एक रेशा टाइप का बाहर निकल जाता है, तो वो जो चीज रहती है वो होती है स्प्राउटेड मूंग यानी कि स्प्राउटेड चना। जो सारी चीजें रहती है वो हमारे प्रॉपर्ली प्रोटीन रिच रहती है। ठीक है, और कुछ वेजीज यानी कि वेजिटेबल्स, जैसे आप लोग ने देखा होगा मुनगा, ड्रमस्टिक्स। ठीक है, मुनगे में भी काफी ज्यादा प्रोटीन्स होता है, बहुत कम लोग को पता होता है, लेकिन मुनगे में काफी ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो लोग वेजिटेरियन है उन लोग को तो ये सारी चीजें प्रॉपर्ली अपने खाने में लगभग रोज खानी है, क्योंकि अक्षय कुमार जी ने कहा है कि जितना आपका बॉडी का वजन है, बॉडी को उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, और चाहिए तो ये सब तो खाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब सारे हो गए वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन। अब जो बाद में आती है बात वो होती है नॉनवेज की, यानी कि नॉनवेज क्या खा सकते हैं जिससे आपको प्रॉपर्ली प्रोटीन की प्राप्ति होगी। तो वो रहता है फिश, मछली खाओ, ठीक है, चिकन, एग। आपको एग से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एक जो नॉर्मल इंडियन मुर्गी का जो एक अंडा होता है उसमें होते हैं 14 ग्राम प्रोटीन।
मानिए कि लगभग समझ लीजिए अगर आपका लगभग वजन है 42 केजीज के आसपास में, तो लगभग आप 3 अंडे खाइए, आपको डेली रिक्वायरमेंट आपकी प्रोटीन की हो जाएगी। और अगर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो आलमंड यानी कि बादाम की जो 23 पीस बादाम रहती है, 23 पीसेस ऑफ आलमंड्स, उसमें मिलता है आपको 6 ग्राम प्रोटीन। यानी कि अगर आपको इसमें एक एग की बराबरी करनी है तो लगभग आपको 50 पीस बादाम खानी पड़ेगी, तब जाके आप लोग बराबरी कर सकते हैं 14:14 के आसपास में। ठीक है, तो ये हो गया एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसके अलावा मीट, ठीक है, फिर बीफ, बेकन और पोर्क, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोग नॉनवेज वाले लोग इजीली खा सकते हैं। और ये आमतौर पर देखा भी जाता है, जो लोग मैक्सिमम नॉनवेज को एकदम ज्यादा करते हैं उन लोग की बॉडी में प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन लोग को इजीली आराम से प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। बट वेज वालों को थोड़ा स्ट्रगल करना है, तो स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली पूरी प्रोटीन की कमी हो ही जाएगी। आप प्रॉपर्ली अच्छे से बैलेंस डाइट रखिए, प्रोटीन रिच खाना खाइए, जो कि मैंने यहाँ पे सारा बताया था। अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो अच्छी बात है, ये सारी खाइए, बिल्कुल प्रोटीन की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे तो चीजें हो गई इसकी सोर्सेस के बारे में। तो आप लोग ने अगर आप रिकॉल किया जाए तो आप लोग ने इतनी सारी चीजें देखी आज के में। आज आप लोग ने देखा एक डेफिनेशन, उसके सोर्सेज, उसकी डेफिशिएंसी, उसका स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स के फंक्शन। ये सारी जो चीजें थी ये हमारे हो जाते एक तरह से प्रोटीन के इंट्रोडक्शन में, माने कि प्रोटीन के उससे क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें आपको उससे मिलती है। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ और किसी चीज के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाओ तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव अपने डाल सकते हैं, या फिर प्रॉपर्ली आप चाहे तो मुझे एकदम ऐसे इंस्टा वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक किसी में मैसेज कर सकते हैं कि भाई इस पे वीडियो बनाओ करके। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को शेयर करिए और एक चीज तो डेफिनेटली करिए, वो है चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट।